नमस्कार। आप सभी बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम हमारी सेकेंड यूनिट की जो अंतिम इकाई है नातेदारी, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने इस इकाई में विवाह और परिवार दो अवधारणाओं पर चर्चा की है। आदिम समाजों के अध्ययन में नातेदारी का विशेष महत्व होने के कारण मानवशास्त्रियों ने इस पर सबसे अधिक काम किया है। चार्ल्स विनिक, जो माने हुए मानवशास्त्री हैं, नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ सकते हैं जो कि माने हुए हैं एवं रक्त संबंधों पर आधारित है। अर्थात चार्ल्स विनिक स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आते हैं जो कि माने हुए हैं एवं रक्त संबंधों पर आधारित हो। लूसी मेयर नातेदारी में सामाजिक संबंधों को जैविक संबंधों में व्यक्त करते हैं। अर्थात इन दोनों परिभाषाओं के आधार पर सामान्य रूप से नातेदारी के लिए जो परिभाषा निकल कर सामने आती है वह यह है कि नातेदारी व्यवस्था समाज द्वारा मान्यता प्राप्त अमूर्त व्यवस्था है जो मानव चेतना में विद्यमान होती है। यह विवाह, मान्य संबंध तथा वंशावलियों के द्वारा निर्धारित तथा वर्णित होती है। एक प्रकार से परिस्थिति और भूमिकाओं की जटिल प्रथाएं हैं। यह जो परिभाषा है यह स्पष्ट रूप से कहती है कि नातेदारी मान्यता प्राप्त अमूर्त व्यवस्था है समाज द्वारा, अर्थात दिखाई नहीं देती है, मानव चेतना में विद्यमान है और इसके अंतर्गत विवाह द्वारा मान्य संबंध तथा वंशावलियों के द्वारा निर्धारित और वर्णित संबंधों को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार से नातेदारी परिस्थिति और भूमिकाओं की जटिल प्रथाएं हैं। अब हम नातेदारियों के भेद पर चर्चा करने से पूर्व हम नातेदारी की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। मुख्यतः नातेदारी की जो विशेषताएं हैं उनको 5 बिंदुओं में रखकर अध्ययन किया जाना चाहिए। पहला है समाज स्वीकृत संबंध, अर्थात नातेदारी व्यवस्था समाज द्वारा स्वीकृत संबंधों की एक व्यवस्था है। यह स्पष्ट रूप से बताती है कि नातेदारी के अंतर्गत जितने भी संबंध आते हैं उन सभी संबंधों की मान्यता या स्वीकृति समाज द्वारा होती है। अर्थात नातेदारी समाज स्वीकृत संबंधों की एक व्यवस्था है। दूसरी बात, यह अमूर्त व्यवस्था होती है जो मानव चेतना में विद्यमान होती है। अर्थात नातेदारी व्यवस्था एक अमूर्त सिस्टम है, एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है और इसी कारण यह मानव चेतना में विद्यमान रहता है। अब तीसरी विशेषता की बात हम करेंगे। नातेदारी व्यवस्था जो है वह प्रजनन अर्थात विवाह संबंध और वंशावलियों के द्वारा निर्धारित और वर्णित की जाती है। अर्थात नातेदारी व्यवस्था में जितने भी पद प्राप्त होते हैं, जितने भी संबंध भूमिकाएं तय होती हैं, उनका आधार प्रजनन अर्थात वैवाहिक संबंध और वंशावली अर्थात रक्त के संबंध के द्वारा तय किया जाता है। चौथी विशेषता, यह
परिस्थिति और भूमिकाओं की जटिल व्यवस्था है। अर्थात जो नातेदारी व्यवस्था है, इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की को कुछ पद प्राप्त होते हैं और एक व्यक्ति को लगभग 2 या 2 से अधिक पद भी इसमें प्राप्त होते हैं और उन पदों के अनुरूप उसको भूमिकाएं समाज में मान्य प्रतिमानों के अनुरूप निभानी होती हैं। अर्थात कहीं पर वो एक पद और कहीं पर उसी पद के एडवर्स पद भी उसको प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए चाचा और मामा का पद, अर्थात जो व्यक्ति चाचा है वह किसी ना किसी का मामा भी है। इस प्रकार दोनों पद एक दूसरे के विपरीत पूरक पदों के रूप में भी नातेदारी व्यवस्था में दिखाई देते हैं। इसीलिए जो नातेदारी व्यवस्था है, यह जटिल व्यवस्था हो जाती है। और अंतिम जो विशेषता है वह इसके संबंधों को लेकर है। अर्थात नातेदारी व्यवस्था में जो संबंधों का आधार है वह 3 प्रकार से होता है। या तो संबंध रक्त आधार पर निर्मित किए जाते हैं, या संबंध वैवाहिक आधार पर निर्मित किए जाते हैं, या तीसरा जो प्रकार है वह गोद के संबंध है। अर्थात जब कोई व्यक्ति या जब कोई दंपति किसी पुत्र या पुत्री को किसी के गोद ले सकता है तो वह उसके पुत्र और पुत्री माने जाते हैं। गोद संबंधों के द्वारा भी नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत पद और भूमिकाएं तय की जाती हैं। इस प्रकार ये जो 5 विशेषताएं हैं, समाज द्वारा स्वीकृत संबंध, अमूर्त व्यवस्था, मानव चेतना में विद्यमान, प्रजनन तथा वंशावलियों का निर्धारण, परिस्थिति और भूमिकाओं की जटिल व्यवस्था, रक्त विवाह व गोद संबंध आधारित व्यवस्था, ये जो 5 नातेदारी की जो विशेषताएं हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और आपको इन्हें अच्छी तरह इनका अध्ययन करना चाहिए। नातेदारी व्यवस्था की विशेषताओं के बाद अब हम नातेदारी व्यवस्था के भेदों पर चर्चा करने जा रहे हैं। नातेदारी व्यवस्था के जो भेद हैं वह मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। पहला वैवाहिक संबंधी और दूसरा रक्त संबंधी। वैवाहिक संबंधी के अंतर्गत जो संबंध हैं वह समाज द्वारा और कानूनी आधार पर मान्य होते हैं। इसके अंतर्गत उदाहरण जो है वह पति और दामाद के रूप में लिया जा सकता है। जो पति है वह किसी के साथ जब किसी का पति होता है तो उसका आधार वैवाहिक होता है, और जब वह किसी का दामाद बनता है तो वह भी सामाजिक रूप से बनता है। अब दूसरा है रक्त संबंध। रक्त संबंध का आधार भी कानूनी और सामाजिक होता है। इसे भी समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है और कानून द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है। पिता पुत्र के मध्य जो संबंध होते हैं वह रक्त संबंध होते हैं। इसी तरह पिता पुत्री के मध्य जो संबंध होते हैं वह भी रक्त संबंध होते हैं। पुत्र पुत्र के मध्य अर्थात भाई भाई के मध्य जो संबंध हैं वह भी रक्त संबंध होते हैं, और बहन बहन के मध्य जो संबंध हैं वह भी रक्त संबंध होते हैं, और भाई बहन के बीच में जो संबंध है वह भी रक्त संबंध होते हैं। परंतु पति और पत्नी के बीच में जो संबंध है उसका आधार वैवाहिक होता है। इस प्रकार नातेदारी व्यवस्था में जो भेद हैं वह 2 प्रकार से किया जाता है। पहला वैवाहिक संबंध के आधार पर, दूसरा रक्त संबंधों के आधार पर। इसके पश्चात अब हम नातेदारियों की श्रेणियों की बात करेंगे। नातेदारियों की जो श्रेणियां हैं यह परीक्षा के दृष्टिकोण से मुख्य रूप से पूछी जाती है। कभी बड़ा जो प्रश्न है वह इस रूप में बनता है कि नातेदारी को परिभाषित करते हुए इसकी श्रेणियों की आप व्याख्या करें। तो नातेदारी की जो श्रेणियां हैं उसको 4 भागों में वर्गीकृत कर व्याख्या की गई है, विवेचना की गई है। पहला है प्राथमिक संबंधी, दूसरा है द्वितीयक संबंधी, तीसरा है तृतीयक संबंधी और चौथा है दूर के संबंधी। अर्थात ये जो चारों आधार हैं, प्राथमिक संबंधी, द्वितीयक संबंधी, तृतीयक संबंधी और दूर के संबंधी, इस आधार पर नातेदारियों को 4 श्रेणियों में रखा गया है और प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत
कुछ संबंधों की व्याख्या की गई है। उदाहरण के लिए प्राथमिक संबंधों के अंतर्गत 8 प्रकार के संबंधों की चर्चा की गई है। द्वितीयक संबंधों के अंतर्गत 30 से ज़्यादा 33 प्रकार के संबंधों की व्याख्या की गई है और तृतीयक संबंधियों के अंतर्गत 151 संबंधों की चर्चा की गई है और दूर के संबंधियों के अंतर्गत 151 से अधिक संबंधियों की चर्चा की गई है। इस प्रकार ये मानव शास्त्रियों ने नातेदारियों की श्रेणियों को 4 भागों में वर्गीकृत कर प्रत्येक संबंधों की बात की है। परीक्षा के दृष्टिकोण से हम इन प्रत्येक संबंधों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इनके जो पद हैं, उदाहरण के लिए प्राथमिक संबंधी 8 प्रकार के होते हैं, द्वितीयक संबंधी 33 प्रकार के होते हैं, तृतीयक संबंधी 151 प्रकार के होते हैं और दूर के संबंधी 151 से अधिक प्रकार के होते हैं। इन सभी की चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।